मेरा नाम देवकी है। मैं देहरादून शहर में अपने 3 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे दोनों बड़े बेटों पर ही है और छोटा बेटा दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहा है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे राकेश की शादी है। मेरे बड़े बेटे राकेश ने आज फिर से अपनी शादी के बाद छोड़ दी थी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक नहीं था, क्योंकि राकेश मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। आज भी रात के खाने के वक्त घर आया तो मुझसे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाएं। मैंने खाना खाता होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को क्योंकि तुम ही मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा राकेश गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाकर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार अंजलि से मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं मेरी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी कराना चाहती थी। उसके बाद मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसने अपने हाथ से बंदूक कनपटी पर रख दी और मुझसे बोला कि आप मेरी शादी अंजलि से करवाएंगे या नहीं। अंजलि उस लड़की का नाम था जिसे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे उसकी हर बात माननी ही पड़ी और मैंने उसे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। राकेश ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया। अंजलि बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगे। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही कामवाली से मेरा सामना होता और उसका कामवाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा होता था। उसकी यह बातें मुझे अजीब लगती थी। मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह कामवाली बहुत अच्छी है और हमारे हर छोटे बड़े काम ये ही संभालती है। बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। लेकिन शादी तय हो चुकी थी। आता सभी रीति रिवाजों के साथ मेरे बेटे राकेश की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू अंजलि अपने साथ में उस कामवाली को भी लेकर आई। बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई है कि मेरी बहू ने अपनी कामवाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा विकास हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपने कामवाली के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है क्या? लोग अपने कामवाली को अपने साथ लेकर आते हैं,
लेकिन मैं अपने बड़े बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका साथ में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। घर आकर अंजलि मुझसे बोली कि सासू माँ, ये मेरी कामवाली है और ये आपकी बहुत सेवा करेगी। वह कामवाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह तो गूंगी है। मुझे उस कामवाली की इस हालत पर बहुत तरस आया, क्योंकि वह कामवाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे अपना मुंह छिपा कर रखती थी। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे और कपड़ों को पहनकर वो कामवाली लग ही नहीं रही थी। मेरी कई रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा था कि साड़ी बांधी हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें यह कैसे बता दूं कि यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की कामवाली है। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुँचे तो मेरी बहू बोली, माँ जी मैं इसे आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इससे अपना काम करवा लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई। यह बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच कर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस कामवाली को आवाज लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई है, तो इनके हाथ पैर दबाकर अच्छे से मालिश जिम्मेदारी तुम्हारी है। अंजलि ने कामवाली से कहा, अच्छे से घर की सफाई कर दो माँ, ताकि आराम कर सके। जब वो कामवाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे धीमी आवाज में बोली, हमारी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना। मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उसका कामवाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह काम वाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और उसके साड़ी के साइड से हाथ गोरे गोरे दिख रहे थे। उसका कामवाली की खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गई। बहुत ज्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस काम वाली को आवाज देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। वह मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम कर दिया करती थी। हम उससे बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। कुछ था भी, वह बहुत ज्यादा शरारती था। जब भी वह कामवाली उसके सामने से जाती है तो उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी करे में आती और मेरे पीछे छुप जाती है। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी कामवाली को बार बार परेशान रहता है। कामवाली रोज रात को मेरे हाथ पांव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उसके आने से मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे काम कामवाली ने संभाल रखे थे। मेरे छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहकर चिढ़ाता था कि माँ, ये मुंह तो ऐसे ढक कर रहती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वह कामवाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह गूंगी थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ सहेली मेरे घर पर आई थी, तब भी वह कामवाली उनके सामने घूंघट में आई तो उस कामवाली के जाने के बाद एक सहेली ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कामवाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो
तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर की लड़की है। इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूर करके घर से बाहर निकाला है और ना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। मैंने अपनी सहेलियों से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इन सब बात पर वे सब मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी एक महिला दूसरी महिला का घूंघट करती है क्या? हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती और ऐसे पर्दा नहीं करती। तुम इस कामवाली पर नजर रखा करो, ज्यादा नेक बनने वाले लोग ही धोखा देते हैं। मेरी सहेलियों की बातों ने मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, अब होने लगा था। कुछ दिन पहले ही बात है कि मेरी बहू ने इस कामवाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से मेरी बहू की आवाज के अलावा किसी और औरत के हंस कर बात करने की आवाज आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस कामवाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर के सब देखती है कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वह बोल ही नहीं सकती है। उस कामवाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, तो आज कैसे बोल सकती है। इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई कि 5 दिन पहले जब ये कामवाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। ये तो घर में इतना घूंघट और घर के बाहर बिना घूंघट की जा रही है। शाम को जैसे ही कामवाली घर लौटकर वापस आई, मैंने उससे पूछा कहाँ गई थी। तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि 15 मिनट पहले ही तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह काम वाली हमारे घर आई है, और यह बात इतनी जरूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उस कामवाली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट के क्यों गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर कामवाली ने ना में सिर हिलाया और एक कागज पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने मास्क लगा के रखा था। मुझे तब भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरी इस बात पर कंफर्म करने के लिए उसने अपने पर्स में से मास्क निकालकर मुझे दिखाया, तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि यह काम वाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में इस पर शक कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर शंका भी हो रही थी। मैंने शाम को इस कामवाली को अपने कमरे में बुलाया और बोली कि तुम मेरे बेटों से घूंघट करती हो, यह बात मेरी समझ में आती है, लेकिन तुम मुझसे भी घूंघट क्यों करती हो? ये मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझे तो अपना चेहरा दिखा सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर कामवाली बहुत ज्यादा घबरा गई और पीछे हटने लगी। मैंने सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इस कामवाली का चेहरा देखकर ही रहूंगी। मैं जैसे ही उस कामवाली का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वह कामवाली तेज कदमों से जाते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, आप इस कामवाली के पीछे क्यों भाग रही है?
मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस कामवाली का चेहरा देखना चाहती। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस कामवाली का चेहरा देखने की कोशिश नहीं करेंगी, फिर आप कर रही है। मैंने अपनी बहू से गुस्से से कहा कि इस कामवाली के घूंघट की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इस कामवाली से कहो कि या तो यह मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से चली जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि ये अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि ये इस घर से भी नहीं जाएगी क्योंकि यह मेरी कामवाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती है? मेरी कामवाली पर हुक्म चलाने वाली। मेरी बहू कामवाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते देख रहा था। जब मैंने गुस्से वाली नजरों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि ये आप सास बहू और इस कामवाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। तभी मेरी बहू बुरा सा मुंह बनाकर और कामवाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस कामवाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना, ये भाभी मुझे नया कारोबार करने में मदद करने वाली है। आप जाइए और भाभी से माफी मांग कर आइए। अपने बेटे की बातें सुनकर मैं बहू से माफी मांगने कमरे में गई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। वो कामवाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। क्या भला कोई अपनी कामवाली से इतनी मोहब्बत कर सकता है? मेरी बहू उसे गले लगाकर कह रही थी कि तू परेशान मत हो, बस कुछ दिन की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उस कामवाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था, उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वह बात याद आई कि उसने कहा था कि उसने भी आज तक कामवाली का चेहरा नहीं देखा और वह अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालकिन कभी भी अपनी कामवाली को गले से नहीं लगा सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है। फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस कामवाली को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वह कामवाली ज्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और कामवाली को मेरे करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं भी सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल खराब ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज उस कामवाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती है। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि किचन से वह मुझे एक कप चाय बनाकर ला दे। मेरी बात सुनकर वह कामवाली के पास किचन में गया। उसको गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक बेटे की चीखने की आवाज आई। उसकी आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और भागकर किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने वहां जो नजारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उसको पकड़कर रखा था और कामवाली खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुमने इसको क्यों पकड़ रखा है?
बेटा कहने लगा इसलिए पकड़ा है ताकि ये भाग न जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय बनाने, तो मैंने देखा कि अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है। मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने उसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ कि इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। बहू बहुत आग बुला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने आपकी कामवाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने कहा, ध्यान आया कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। उसका चेहरा ध्यान से देखा तो मुझे याद आया कि यह तो वही है जो कि मासूम लड़कियों की कातिल, जो आजकल हर न्यूज चैनल पर नजर आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया था कि इस लड़की ने 7 मासूम लड़कियों का क्लब बड़ी ही बेरहमी के साथ कर दिया है। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि वह लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसने दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि यह कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। पूरे देश को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इस देश के बच्चे भी जानते थे कि यह लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस कामवाली को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी। इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरे को क्या देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बड़े बेटे ने कहा, मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। इन दोनों ने मिलकर के एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा। मेरे छोटे बेटे ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करना। हम 7 सहेलियों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर करते थे। मेरी दोस्त सानवी को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरी दोस्त सानवी को वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और सच में तो वह लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक हम सबके सामने वह सानवी को प्रपोज करने लगा। सानवी के साथ साथ हम सब लड़कियों को भी उस बहुत गुस्सा आया कि वह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी इस हरकत पर सानवी ने उस लड़के के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाए और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने की सोचा। वह लड़का पहले ही साइको टाइप था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद हम सभी सहेलियां घूमने के लिए शिमला गए। वहां पर सभी जगह घूमने के बाद एक शाम को होटल के रूम में रुके थे। सभी बैठे हुए थे, तभी सानवी किचन में कुछ काम से गई। थोड़ी देर बाद उसकी चीखने की आवाज आई। हमारी एक दोस्त सानवी को देखने किचन में गई तो उसने देखा कि वह लड़का सानवी को चाकू से मार रहा था। वह डरकर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला।
उस लड़के ने सभी सहेलियों को एक एक चाकू से गोदकर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां खिड़की से कूद गई। तेजी से भागते हुए बस पकड़कर अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरे सभी दोस्तों को मार दिया था। अब मुझे डर था कि कहीं वह मुझे भी ना मार दे। लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। मेरे सारे दोस्तों के कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में सच्चाई बताई। लेकिन मेरी बात पुलिस व कोर्ट ने नहीं मानी। मेरी बहन ने और जीजाजी ने मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी कामवाली बनाकर अपने साथ ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरे दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस लड़के के पीछे अपनी जांच के सबूत जमा कर लिए हैं और सभी सबूत न्यूज़ वालों को देने वाले हैं ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे पिछले 3 महीने में जमा किए गए सारे सबूत दिखाए और यह सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर हो गई। कामवाली बनकर रह रही थी जिसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने सारे सबूत इकट्ठा किए थे, वह न्यूज़ चैनल में दे दिए और वह लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्जाम में फंस कर जिल्लत और रुसवाई से जी रही थी, सब लोग उसे हमदर्दी करने लगे। उस लड़के को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस साइको लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उससे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।